हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग में। आज मैं हिस्ट्री के MCQs का जो सीरीज ले चल रहा था उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं कुश कुमार आप सबका इस जगह पर स्वागत करता हूँ। ये MCQs जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी कैंडिडेट को हर जगह काम आएगा। हिस्ट्री के MCQs आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका साथ चाहिए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लस साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि क्यों नहीं पसंद आ रहा है, ताकि मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं आपका। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे हिस्ट्री के। आज से मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। यस यस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कलहन की राज तरंगने में कहाँ के इतिहास का वर्णन किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 1 पाटलिपुत्र, दूसरा मगध, तीसरा कश्मीर, चौथा कलिंग। थोड़ा वक्त लेके आप इसका आंसर दे सकते हैं। यस, मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा कश्मीर। कलहन की राज तरंगिणी कश्मीर के बारे में लिखा गया है। राज तरंगिणी कब लिखा गया था? ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी में आए इत्सिंग ने किन विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 12 है, 7वीं शताब्दी में आए इत्सिंग ने किन विश्वविद्यालयों का वर्णन किया था? आपके पास ऑप्शन है। पहला नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा समय लेकर आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। देखिए, इत्सिंग जब आए थे तो उन्होंने पूरे भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों पर भ्रमण किया था। खास करके उन जगहों पर भ्रमण किया था जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित कोई तथ्य उनको मिले। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी में आए थे, तो खास करके इन्होंने 2 विश्वविद्यालयों का वर्णन किया था। एक था नालंदा, दूसरा विक्रमशिला। अच्छा, नीचे मैंने नोट डाल के कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं। नोट में क्या है कि भारत में कौन कौन से चीनी यात्री आए थे और किस लिए आए थे? सब बौद्ध धर्म को शिक्षा लेने के लिए, बौद्ध के बारे में जानकारी लेने के लिए, बौद्ध के बारे में पुस्तकों को जानने के लिए, बौद्ध से संबंधित और भारत के कल्चर को जानने के लिए लोग आते थे। ठीक है, तो 4 चीनी यात्री आए थे। उनमें से पहला है फाहियान। ठीक है, दूसरी थी सीयूकी। सीयूकी की बहुत एक पुस्तक थी, वो पुस्तक का नाम आप कमेंट में बताइएगा। तीसरा था वेनसांग, ये किसके समय में आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था। चौथा हुआ इत्सिंग, ये सबसे लास्ट में आया था। ये जो नोट में मैंने सीरियल दिए, सीरियल में ही लोग आए थे वो लोग। ठीक है, पहले फाहियान आए थे, दूसरा में सियूकी आए थे, तीसरा में वेनसांग आए थे, चौथा में इत्सिंग आए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपके पास और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ए 16, बी 18, सी 24 और डी 20। तो आप समय लेकर इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18। देखिए, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं, वेद 4 हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, कहता है गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 रूपक, ऑप्शन 2 दिनार, ऑप्शन 3 डॉलर, ऑप्शन 4 रुपए। टाइम लेकर आप जवाब दे सकते हैं। ओके,
सॉरी मैं बताना भूल गया था, जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं और आपको बताना है आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, डेली के प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होता ही होता है, प्रैक्टिस डेली करना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक कहा था। देखिए सबसे पहली बात, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, डॉलर तो नहीं होगा, ठीक है, इसको तो यूं ही हट जाएगा क्योंकि डॉलर तो आज का है, रुपए भारत का है, चलिए ठीक है, लेकिन रुपए तो आज बहुत बाद में आया था। एक ही बचा, सॉरी दो बचा यहाँ, रूपक और दिनार। ठीक है, अब चांदी के सिक्के हैं रूपक, आप जिन्हें पढ़ा पढ़ा होगा या फिर आप जब भी पढ़िएगा तो रिमेम्बर करें तो रूपक झट सा दिमाग में आ जाएगा, दिनार सोने को कहा जाता है, सोने के सिक्के को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेगास्थनीज, क्वेश्चन नंबर 15, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में कब से कब तक रहा था? अब आपको बताना है मेगास्थनीज भारत के पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पुराना नाम है, नया नाम कौन सा है? पटना, जो आज बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में कब से कब तक रहा था? ऑप्शन एक है 302 से 298 बीसी, ऑप्शन बी है 300 से 301 बीसी, ऑप्शन सी है 306 से 309 बीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड वक्त लेके आप इसका आंसर सोच के दीजिए। ओके, चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 302 से 298 बीसी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज किस शासक और किस वंश के काल में वो भारत आया था। अब मेगास्थनीज कहाँ से आया था ये तो आपको पता होगा, ग्रीक्स ये लोग थे, अलेक्जेंडर, सिकंदर। ठीक है, सारे तो याद होंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक का है? चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास अशोक, ऑप्शन बी है आपके पास कनिष्क, ऑप्शन सी है आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है आपके पास, सॉरी ऑप्शन डी है अकबर। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले वो तो अकबर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ऐतिहासिक काल पूछा है। ठीक है, ये तो अकबर आपके चला जाएगा, मिडाइवल पीरियड में जाएगा। ठीक है, तो ये हट गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उन्होंने भी अभिलेख लिखाया था लेकिन वो बाद में है। ठीक है, तो इनको भी हट जाएगा, ये भी कैंसिल। बचे कनिष्क और अशोक, तो अशोक के अभिलेख बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेट अशोका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक ही जा रहा है, वो है अशोक। अच्छा, अशोक साम्राज्य राजा कब बना था? 272 में। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 साल के बाद हुआ था। ठीक है, 269 बीसी में। फिर उस अशोक अपने जीवन में क्यों सबसे ज्यादा फेमस हुआ था? अपने कलिंग युद्ध के कारण। कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था? युद्ध छोड़ दिया था, त्याग दिया था, है ना। कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ मिलता है? उसके 13वें शिलालेख में मिलता है ना। फिर वो उन्होंने अशोक अपने जीवन में युद्ध सारे त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, और सब बौद्ध धर्म का शिक्षा देता, धम्म दर्शन, धम्म विजय करने जाता है वो। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं एक्स्ट्रा बताता चलूंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, अरबों की, सॉरी इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यस, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत निम्नलिखित में से किस पुस्तक में है? चलिए, अरबों के बारे में जो भी विजय है, सिंध विजय, अरबों ने जब सिंध पर विजय पाया था, वही सिंधु रिवर्स। ठीक है, उसका विवरण किसमें दिया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका अष्टाध्यायनी, ऑप्शन बी आपका चचनामा, ऑप्शन सी आपका इंडिका, ऑप्शन डी आपका गार्गी संहिता। इसका आंसर आप बताइए। चलिए इसका आंसर आपका होगा चचनामा। ठीक है, अब आप कमेंट में बताना है कि अरबों का सिंध विजय कब हुआ था और ये विजय किससे लड़कर हुआ था। ठीक है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी चचनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, मतलब 18 में कहता है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत
गाथा सप्तशती किसकी रचना है? ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मतलब लिखा हुआ कुछ ऐसा चीज होगा, ग्रंथ होगा, पुस्तक होगा, तो उसका नाम है गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला चालुक्य शासक सोमेश्वर, दूसरा है सातवाहन शासक हाल, तीसरा है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन शासक। अच्छा, सातवाहन शासक में कौन कौन आते थे? 3 शासक आते थे, मैं इतना बता, चलो एक बता देता हूँ, 6, ठीक है, बाकी आपको 2 बताना है, ठीक है। और सातवाहन शासक में, अच्छा, सातवाहन शासक में एक और चीज हुआ था, संगम साहित्य, ठीक है। जितने भी वहाँ के ब्राह्मण होते थे, राजा महाराज, जितने भी संगीत व्यवस्था होते थे, कार्यक्रम होते थे, वो संगम साहित्य में ही उसका विवरण डाल के रखा गया, लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन 18 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाते हैं, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? मैंने शायद पहले बताया था, इसका आंसर बता चुका हूँ, क्वेश्चन मिल भी गया। तो क्वेश्चन 19 है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है विष्णु पुराण, ऑप्शन बी आपके पास गुप्त पुराण, ऑप्शन सी आपके पास मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सोच के बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं ये क्वेश्चंस, मत्स्य पुराण, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी और डी यूं ही कैंसिल हो जा रहा है, ऑप्शन बी और डी ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। अब बचा आपके पास विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण, लेकिन बोला जा रहा है सबसे प्राचीन, तो पहले कौन लिखा है? मत्स्य पुराण है, उसके बाद का है विष्णु पुराण है, ठीक है। यदि आप पढ़िएगा तो आपको सीरियल पता चल जाएगा कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में संग्रहित है? ये बहुत कम क्वेश्चन नजर आते हैं, लेकिन इंटरव्यूज वगैरह में, ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, और रेलवे वगैरह में खास करके पूछते हैं इसमें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, सबसे अधिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में संग्रहित है? आपके पास ऑप्शन है इंडियन म्यूजियम, ऑप्शन बी आपके पास पटना म्यूजियम, ऑप्शन सी आपके पास मैसूर संग्रहालय, ऑप्शन डी है आपके पास कला भवन। अब आपको इसको तो याद ही करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। मैसूर संग्रहालय में ही सबसे अधिक अभिलेखों को बचा के रखा गया है, ठीक है, वहां का जो म्यूजियम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। अच्छा, आपको पता करना होगा पटना म्यूजियम कब बना था, इसका कमेंट करके आप बताइए। कला भवन तो हर शहर में मिल जाता है, इंडियन म्यूजियम भी आपको 2-3 जगह मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन फेमस कहाँ का ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है, फिर पार्ट 3 में मैं आगे का क्वेश्चन बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, ठीक है। और मेरे और आपके अपने ये IQ अड्डा को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और इसे ग्रोथ करने में मुझे आपका बहुत 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 मदद की ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस लेके आता रहूँ, टेस्ट सीरीज चलाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घर पर रहिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।